हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें 5वां प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन। और आज हम लोग सामाजिक अध्ययन में लघुत्तरी प्रश्न में देखेंगे वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख दुष्प्रभाव नीचे दिया गया है। पहला है, जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस प्रभाव आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटने वाली गैस कहा जाता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है, और इससे दम घोटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें निम्न हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। वायुमंडल में इन गैसों की एक परत है जो पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है तथा पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या क्या कारण हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन से अत्यधिक गर्मी, जल की कमी तथा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी, जिससे कई शहर डूब सकते हैं। अगला है, धूल कणों के कारण स्वास्थ्य पर, विशेषकर फेफड़े पर ग्रीन हाउस गैस का दुष्प्रभाव पड़ता है। स्वचालित वाहनों के प्रयोग से निकलने वाली शीशा, लेड, तंत्रिका तंत्र से कई रोग उत्पन्न होते हैं। और है, वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़े में सूजन भी हो सकती है। जिस समय फेफड़े को उत्तेजित करने वाला कोई पदार्थ प्रदूषक के रूप में फेफड़े तक पहुंचता है, वहां श्लेष्मा का स्राव अधिक होने लगता है, जिसके कारण श्वास नलियां बंद हो जाती हैं और मनुष्य निरंतर खांसता रहता है। अगला है, औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रदूषकों में प्रमुख स्थान है। सल्फर डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश कर तत्काल जल में घुलकर मुख्यतः सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयनों में बदल जाती हैं। सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयन पत्ती की कोशिकाओं हेतु विष का कार्य करती है। ये जो सल्फाइड और बाइसल्फाइड है, पत्ती की कोशिकाओं में पहुंचकर विष का कार्य करती है। अगला है, ओजोन तथा पैन PAN पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट दोनों ही पौधों हेतु अत्यंत हानिकारक है। पैन प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश कर्म के चलने में बाधा पहुंचाता है, और ओजोन प्राणियों में श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से श्वास अवरोध तथा सिर दर्द एवं आंखों में जलन होने लगती है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। जल के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है, और वर्षा के जल में मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। ताजमहल की चमक दिन पर दिन धूमिल होना अम्ल वर्षा का ही एक प्रभाव है। अम्ल वर्षा फसलों, जलीय जंतुओं, पौधों एवं वाहनों हेतु हानिकारक है। अम्लीय वर्षा से ताजमहल का रंग बदल रहा है, पीला पड़ रहा है, और
जो फसलें हैं कभी कभी अम्लीय वर्षा से उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जलीय जंतुओं पर पड़ता है, मनुष्य की त्वचा, स्किन रोग, यह सब जितनी भी बीमारियां हैं सब अम्लीय वर्षा के कारण होती हैं। अगला है वायु प्रदूषण का नियंत्रण। वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। वृक्षारोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वायु को शुद्ध करती है। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो है वो वातावरण को शुद्ध करती है। स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक समपरिवर्तक के प्रयोग द्वारा भी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस विधि में स्वचालित वाहनों के इंजन से निकलने वाली गैसों को उत्प्रेरक समपरिवर्तक के में रखे विषमांगी उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जिससे अति हानिकारक गैसें एवं पदार्थ वातावरण में नहीं पहुंच पाती हैं। अगला है घरेलू कूड़े करकट को उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। अगला चौथा जो है नंबर का, औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों को सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाए एवं कम से कम प्रयोग में लाया जाए, जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने हेतु किया जाए। अगला है जल प्रदूषण। जल सभी जीवों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जल ही जीवन है। जो जल पीने योग्य नहीं है वह प्रदूषित जल है। जल की प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण है। जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण देखें तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से जल प्रदूषण होता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े, करकट, धूल आदि को जलाशयों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और जल प्रदूषण फैलता है। अगला है औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल क्या होता है तो प्रदूषित हो जाता है। अगला है शवों का विसर्जन नदियों में करने से भी जल प्रदूषित होता है। पशुओं को तालाबों, पोखरों आदि में नहलाने से जल प्रदूषित होता है। नगर पालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों से निकला मल मूत्र प्रायः नदी, तालाबों में या झीलों में डाल दिया जाता है। इसे वाहित मल कहा जाता है। इससे जल प्रदूषण होता है। अगला है प्रायः किसान अपनी फसलों को कीड़ों मकोड़ों, जीवाणुओं, कवकों आदि से बचाने हेतु कीटाणुनाशक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। मतलब जो किसान लोग होते हैं अपने खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उससे भी जल प्रदूषण होता है। साथ ही साथ खरपतवार को नष्ट करने हेतु खरपतवार नाशी पदार्थों जैसे 2,4-D आदि का प्रयोग करते हैं। इससे भी जल प्रदूषण होता है। अगला है समुद्रों में तेल द्वारा प्रदूषण होता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे जहाजों से तेल, रिसाव, जनरेटर से निकला तेल आदि। इस तरह से समुद्रों में भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव देखते हैं। जल प्रदूषण से दुष्प्रभाव क्या है? तो जल प्रदूषण से मनुष्यों में पीलिया, टाइफाइड, पेचिस जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। जापान में मिनीमाटा की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे पारा की अधिकता वाले जल में रहने वाली मछलियों को खाने से मर गए। इसे मिनीमाटा रोग कहा जाता है। पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। समुद्र में तेल, जनरेटरों का, जहाजों आदि का, इससे जल प्रदूषण का कारण है। तेल में उपस्थित नेफ्थलीन व मिथाइल नेफ्थलीन के कारण कॉड तथा पोलक मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तेल से प्लवकों व जलीय पौधों को वृद्धि व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है।
ये सब जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं। अगला दुष्प्रभाव में है फसलों को बचाने तथा अधिक पैदावार हेतु किसी कीटनाशक पदार्थ, खरपतवार नाशी तथा अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। ये खाद्य श्रृंखला के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो जल प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे वाहित मल, मलमूत्र, गंदा पानी आदि को तालाब में नहीं डालना चाहिए। कूड़े करकट को जलाशयों में नहीं बहाना चाहिए। घरेलू अपमार्जक को जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थों, खरपतवार नाशी पदार्थों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और शवों का विसर्जन नदियों में नहीं करना चाहिए, इससे जल प्रदूषित होता है। पशुओं को तालाबों तथा पोखरों में नहीं नहलाना चाहिए, इससे भी जल प्रदूषित होता है। अगला देखते हैं मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण। तो भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है, जो पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करती है। जैसे यहाँ मृदा या मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाली अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं या मृदा प्रदूषण कहा जाता है। लगातार जनसंख्या वृद्धि से खाद्य पदार्थों की जरूरत बढ़ रही है। किसान भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक एवं खरपतवारनाशी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी हो जाती है, परंतु मृदा एवं लाभप्रद जीवाणुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निरंतर रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से एक समय ऐसा भी आ सकता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। मृदा को बचाने तथा उपजाऊ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि किसान अधिक जैविक खादों का प्रयोग न करें। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फार्म कंपोस्ट का अधिकाधिक प्रयोग करें और वर्मी फार्म कंपोस्ट केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो वर्मी फार्म कंपोस्ट खाद है या केंचुओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और किसान को चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी फार्म कंपोस्ट का प्रयोग करें और जो रासायनिक दवाएं और खरपतवारनाशी कीटनाशक हैं, इन सब का प्रयोग कम से कम करें, ताकि मृदा प्रदूषण कम हो, वायु प्रदूषण कम हो, जल प्रदूषण कम हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले प्रश्न जो बचे हुए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।